नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका आजाद एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम और आप मिलकर सुनिश्चित करते हैं आपकी सफलता। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा था, अपनी पिछली कक्षा में हमने सातवाहन वंश को समाप्त किया। सातवाहन वंश और चेदी वंश के साथ ही हमने उन भारतीय या देशी राजाओं को राजवंशों को समाप्त किया। अब हम आते हैं मौर्योत्तर काल के उन विदेशी शासकों के बारे में देखेंगे, या विदेशी राजाओं के बारे में जो बाहर से आए, जिन्होंने बाहर से आके भारत पर शासन किया या शासन व्यवस्था स्थापित की, जिन्होंने बाहर से आकर भारतीय समाज में ऐसा समावेश उत्पन्न कर दिया कि वो पता ही नहीं चला कि कब कौन विदेशी शासक आए, वो भारतीय मूल में ही समाहित हो गए, भारतीयों में ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं विदेशी राज्यों के बारे में या उन्हीं विदेशी राजवंशों के बारे में जिन्होंने भारतीय मूल में अपनी एक पहचान सुनिश्चित की। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किन किन राज्यों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हम मौर्योत्तर काल के बारे में बात करते हैं जब, तो हमने दो प्रकार के भागों में बांटा था इनको, एक देशी, ठीक है, और एक विदेशी, ठीक है। देशी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था सबसे पहले शुंग के बारे में पढ़ा हमने। शुंग, कण्व, सातवाहन और चेदी वंश, ये चार राजवंशों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब इसमें हमें पढ़ना है हिंदी अवन यानी कि इंडो ग्रीक, ठीक है। हिंदी अवन, शक यानी कि सीथियंस, पहलव यानी कि पार्थियंस और कुषाण, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में बनाया था कि मौर्योत्तर काल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो शुंग कंप्लीट हो चुका है, कण्व हो चुका है, सातवाहन हो चुका है, पिछली कक्षा में सातवाहन और चेदी हो चुके हैं, ठीक है। अब हमें इंडो ग्रीक से शुरू करना है। इंडो ग्रीक से शुरू करना है, शकों को देखना है, पहलव को देखना है और कुषाण को देखना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये शासक थे कौन और आए कहां से, इनकी उत्पत्ति का मूल सोर्स क्या रहा। तो जब हम मौर्य काल के समय देखते हैं, मौर्य काल से पहले सिकंदर का आक्रमण हुआ था भारत पर। तो सिकंदर ने एशिया के और यूरोप के एक बहुत बड़े क्षेत्र पर अधिकार किया था। मध्य एशिया क्षेत्र का जो समस्त भाग था वो लगभग लगभग किसके अधीन था, वो सिकंदर के अधीन था। जब सिकंदर की मृत्यु होती है तो वो उनको किसको सौंपता है, अपने सेनापतियों को सौंपता है। जो मध्य एशिया का क्षेत्र है वो आता है सेल्यूकस निकेटर के हाथ में। सेल्यूकस निकेटर के हाथ में आता है। फिर हमने देखा कि किस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हरा के कई क्षेत्र अपने काबुल, कंधार, हेरात वगैरह अपने शासन में मिलाए थे, ठीक है। फिर जब धीरे धीरे जो हिंदी वंश शासक हैं वापस आते हैं, अपनी सत्ता सुनिश्चित करते हैं, मौर्य वंश का समाप्त होता है, उसी तरीके से हिंदी वन भारत में आते हैं, ठीक है। ये देखते हैं अपन मध्य एशिया का क्षेत्र है और ये देखते हैं हम भारतीय क्षेत्र, ठीक है। इसको इस तरीके से समझते हैं हम, ये भारतीय क्षेत्र पाकिस्तान, अफगानिस्तान वगैरह इधर आता है, ठीक है। अब जब हम इसमें देखते हैं तो हिंदी वन थे, हिंदी वन आए पहले, तो उन्होंने हिंदी वन में इंडो ग्रीक ने इस क्षेत्र पर शासन किया, इंडो ग्रीक, ठीक है। इंडो ग्रीकों ने इस क्षेत्र पर, हिंदी वनों ने इधर शासन किया, ठीक है। एक बड़े क्षेत्र पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया। अब जो ये क्षेत्र था, सबसे पहले इसको दो भागों में बांटते हैं। इसके ऊपर शकों ने शासन किया, यहां पर पहलव आए, ठीक है। पहलव, पल्लव, पार्थियन आए कहां पर, ईरान वाले क्षेत्र से, ठीक है। और शक आए सीरिया वाले क्षेत्र से। जो सीरिया था, सीरिया से आते हैं, इधर शासन करते हैं। सीरिया की एक जनजाति मानी जाती है शकों को, सीथियनों को, ठीक है। अब इधर एक और जो कुषाण आते हैं, ये चाइना वाला एरिया है। चाइना में यूची कबीला है, ठीक है। यूची कबीला, यूची कबीला जब कुषाणों को यहां से भगाता है तो कुषाण यहां पे आते हैं, ठीक है। कुषाण आते हैं यहां पर, ठीक है। अब कुषाण जब शकों पर अटैक करेंगे तो शक आएंगे इंडिया में, ठीक है। पहले शक आते हैं, फिर पहलव आते हैं, ये क्रम चलता रहता है। आई होप आप लोग को समझने में आसानी हो रही है, इसीलिए इस माध्यम से समझाया जा रहा है, ठीक है। तो शक आते हैं पहले, फिर पहलव आते हैं। कुषाणों को भगाया जाता है यूची के द्वारा, यूची फिर कुषाण इधर आते हैं, कुषाण शकों की जगह स्थापित करते हैं, ठीक है।
फिर बाद में आएंगे कुषाण। ठीक है, कुषाण बहुत बड़े क्षेत्र पर शासन करते हैं। ठीक है, ये आई होप आप समझ पाएंगे। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इंडो ग्रीक से। तो इंडो ग्रीक के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इंडो ग्रीक के बारे में हमें गिने चुने राजाओं के बारे में पढ़ना है कि इसने स्थापना किसने की भारतीय क्षेत्र पे। ठीक है, प्रमुख शासक कौन रहा, ये सब चीजें हमें इसके बारे में जाननी है। तो हेडिंग बनाते हैं हम इंडो ग्रीक। हिंदी अवन, हिंदी अवन। इंडो ग्रीक के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें मूलतः हम 3 शासकों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो डेमेट्रियस फर्स्ट के बारे में पढ़ेंगे। डेमेट्रियस फर्स्ट जो सबसे पहला व्यक्ति जिसने भारत पर आक्रमण किया और भारत में अपनी राजधानी स्थापित की सियालकोट में, जिसको तब शागल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है मिनांडर। मिनांडर सिकंदर से ज्यादा राज्य जीतने वाला। ठीक है, सिकंदर के क्षेत्र से ज्यादा बड़ा क्षेत्र था मिनांडर के पास। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो एंटियोलगिड्स है, एंटियोलगिड्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि जो हेलियोडोरस था वो आया था भागभद्र के समय, उसके बारे में हमें पढ़ना है। ये बेसिक से 3 राजा हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर हम ये देखेंगे यूनानियों ने हमें क्या क्या दिया। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला शासक आता है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस फर्स्ट को माना जाता है कि भारतीय क्षेत्र में किसी भी इंडो ग्रीक शासक द्वारा भारतीय क्षेत्र में शासन व्यवस्था स्थापित करने से जाता है। इसने राजधानी बनाया किसको, राजधानी बनाया साकल को। साकल जिसको वर्तमान में सियालकोट के नाम से जानते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में क्षेत्र है सियालकोट। ठीक है, सियालकोट या सियालकोट पढ़े इसको। ठीक है, तो ये बेसिक सी जानकारी है डेमेट्रियस के बारे में। इसमें पहला शासक भारत पर आक्रमण करने वाला है, भारत की सीमा पर आक्रमण करने वाला। ठीक है, ये पहला शासक माना जाता है। डेमेट्रियस के बारे में इससे ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती है और इससे ज्यादा पढ़ना हमें आवश्यक भी नहीं है। अब दूसरा शासक आता है मिनांडर। ठीक है, मिनांडर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मिनांडर के बारे में हमें ये जानकारी मिलती है। सबसे प्रमुख चीज मिनांडर की जानकारी हमें मिलिंद पन्नू से मिलती है। मिलिंद पन्नू एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मिनांडर को मिलिंद कहा गया है और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन रहता है। नागसेन एक छोटा सा बच्चा रहता है, उसके और मिलिंद के बीच में एक दार्शनिक वार्ता हुई है। ठीक है, जब वो जाता है किसके पास, मिलिंद के पास जाता है और वो कहता है कि आप बौद्ध क्यों नहीं बन जाते। तो मिलिंद कहता है कि बौद्ध में बन जाऊंगा अगर मेरे प्रश्नों के जवाब आप दे देते हैं। तो वो छोटे बच्चे और मिलिंद के बीच में जो भी वार्ता हुई है, जो भी दार्शनिक वार्ता हुई है, उसको कहा गया है, बहुत लंबी वार्ता रही, उसको कहा गया है पाली लिटरेचर में मिलिंद पन्नू। मिलिंद पन्नू पाली लिटरेचर का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, बहुत अच्छा ग्रंथ माना जाता है, जिसकी वजह से मिनांडर फेमस हुआ, जिसको मिलिंद कहा गया। मिनांडर बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें मिलिंद पन्नू से मिलती है। जो मिनांडर रहता है, मिनांडर शुरू में एक सैनिक के रूप में रहता है। सैनिक के रूप में रहता है मतलब ये किसी भी राजघराने से संबंधित नहीं था, बहुत निचले तबके से उठा हुआ सैनिक था, या ये कहें कि धीरे धीरे करके राजा बना है। इसको राजा की ख्याति पाने के लिए, राजा का टैग लेने के लिए एक राजकुमारी से विवाह करना पड़ता है। ये राजकुमारी से विवाह करता है। ठीक है, और फिर ये अपनी विजय अभियान लेके शुरू हो जाता है। सिकंदर से ज्यादा क्षेत्र पर इसने शासन किया। ठीक है, और इसको डर था, जब नागार्जुन इससे मिलते हैं, नागार्जुन इससे मिलके कहते हैं कि आप बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं बन जाते। ठीक है, ये सब छोड़ के आप बौद्ध भिक्षु बन जाइए। ठीक है, तब ये कहता है कि मेरे इतने शत्रु हैं, मुझे कोई भी मार देगा। मैंने इतने शत्रु अपने तैयार कर लिए हैं अपने जीवन काल में कि मुझे कोई भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अंत में यही होता है कि सैनिक शिविर में एक सैनिक द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, मिनांडर की। तो ये कहानी मिनांडर की रही। अब मिनांडर में हमें लिखना क्या क्या है, ये महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि ये सारी कहानी तो हमने पढ़ ली है। ठीक है, मिनांडर में सबसे पहले हम लिखेंगे मिलिंद पन्नू के बारे में। मिलिंद पन्नू क्या है, मिनांडर और नागसेन के प्रश्न, ये पाली भाषा में है। ठीक है, पाली लिटरेचर है।
पाली भाषा में मिलिंद मतलब मिनांडर, पन्नु मतलब प्रश्न, ये मिलिंद पन्नु है। ठीक है, इसकी जानकारी हमें मिनांडर की सबसे ज्यादा जानकारी हमें इसी की उससे मिलती है। और इसमें देखते हैं अपन क्या कि सिकंदर से ज्यादा क्षेत्रफल, सिकंदर से ज्यादा क्षेत्र हासिल किए थे, इसमें ज्यादा शहर जीते थे। ठीक है, सैनिक से उठा हुआ व्यक्ति था, सैनिक पद से। ठीक है, नागार्जुन इससे मिले थे, तब नागार्जुन ने कहा था कि आप बौद्ध भिक्षु क्यों नहीं बन जाते। ठीक है, तो ये कहानी मैंने सारी बता दी है। ये सारी जानकारी हमें मिनांडर के बारे में मिलती है। मिनांडर ने सबसे पहले तो पेशावर को अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, पेशावर को इसने राजधानी बनाया, और सियालकोट तो तब थी ही फेमस। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी हमें इसके बारे में मिलती है। एक बार मैं ये चेक कर लूंगा पेशावर को इसने राजधानी बनाया था कि नहीं, मिनांडर के बारे में। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, अब हिंद यवन या इंडो ग्रीक शासकों में तीसरा और महत्वपूर्ण शासक, अंतिम महत्वपूर्ण शासक एंटिओक्लिड्स के बारे में जानते हैं। एंटिओक्लिड्स के बारे में हम 3-4 बार पहले पढ़ चुके हैं। एक बार हम पढ़ चुके हैं भागभद्र के समय, जब हमने पढ़ा था क्या, जो शुंग वंश का 9वां शासक था भागभद्र, उसके समय हेलियोडोरस आया था। ठीक है, भागवत संप्रदाय को समर्पित होता है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ा अपन ने। क्या लिखते हैं अपन इसके बारे में, एंटिओक्लिड्स, एंटिओक्लिड्स। ठीक है, एंटिओक्लिड भी महत्वपूर्ण शासक रहता है। ये भागभद्र के दरबार में दूत भेजता है। दूत कौन रहता है, हेलियोडोरस। ठीक है, हेलियोडोरस क्या करता है, वेसनगर या जिसको वर्तमान में विदिशा के नाम से जाना जाता है, वहां पे एक गरुड़ स्तंभ स्थापित करता है। ठीक है, तो गरुड़ स्तंभ कहां, विदिशा या वेसनगर में, विदिशा में। इसको जो वहां के लोकल लोग हैं वहां खामबाबा कहा जाता है, इसको खामबाबा। ठीक है, ये बेसिक सी जानकारी हमें इससे मिलती है कि हेलियोडोरस को भेजा एंटिओक्लिड्स ने भागभद्र के दरबार में, शुंग काल का 9वां शासक था, ये 9th शासक भागभद्र। ठीक है, और ये जो गरुड़ स्तंभ है ये भागवत संप्रदाय को समर्पित है। भागवत संप्रदाय मतलब विष्णु से संबंधित है, तो इसकी जानकारी हमें बेसिकली एंटिओक्लिड्स से मिलती है। ये कुछ रहे हिंद यवन शासक जिनके बारे में हमें पढ़ना आवश्यक था। अब हमें ये देखना है कि जो हिंद यवन थे उनसे उन्होंने क्या योगदान दिया, उनसे हमने सीखा क्या। ठीक है, तो योगदान देखेंगे हम इसमें, हिंद यवनों का क्या योगदान रहा। सबसे पहले तो हमने उनसे ज्योतिष सीखा। ठीक है, ज्योतिष सीखा। उसके बाद क्या सीखा, कैलेंडर, माह, दिन, वर्ष, ये सीखा हमने। ठीक है, जो अंग्रेजी कैलेंडर हमने यवनों से सीखा। उसके बाद क्या सीखा हमने, सिक्के बनाने की विधि, जो सांचे होते हैं सिक्कों के सांचे। ठीक है, सांचा विधि सीखी अपन ने। और क्या सीखा अपन ने, यवनिका के बारे में सीखा। यवनिका क्या होता है, जो वर्तमान में नौटंकी या नाटक वगैरह होते हैं या रामलीला होती है, उसमें जो पर्दा प्रयुक्त होता है, जो खींच के पर्दा लगाए जाते हैं, जो पर्दों का यूज है वो इनके ही द्वारा आया। ठीक है, तो जो पर्दे होते थे नाटक में वो हमें इनसे ही सीखने को मिला। और क्या सीखा गया इनसे, ज्योतिष का विकास हो गया, हेलेनिस्टिक कला। ठीक है, हेलेनिस्टिक या गांधार कला कहा जाता है इसे। ठीक है, गांधार कला। तो हेलेनिस्टिक कला में जो बौद्ध भगवान की मूर्ति होती थी, बौद्ध की मूर्ति होती थी, ये बनाई जाती थी जो अंग्रेजी देवता या यूनानी देवता अपोलो है उनके जैसी बनाई जाती थी। बेसिक सी चीज है, अपन इसको पढ़ेंगे गांधार कला में, जो कि जो मौर्योत्तरकालीन कला आएगी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने सीखी किससे, जो हिंद यवनों से। ठीक है, हिंद यवनों का इतना योगदान रहा कि हमें ये सब सिखाया उन लोगों ने। ठीक है, 3 राजा हो चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं अपन। एक चीज और देख लेना, जो इधर नोट बना के ले देता हूं कि जो डेमेट्रियस था, डेमेट्रियस वो तक्षशिला का शासक था। ठीक है, तक्षशिला का शासक था, ये लिख लेना। ये सारा पढ़ा हमने किसके बारे में, ये पढ़ा हमने
जो हिंदी यवन है उनके बारे में। अब हम आएंगे शकों पे, ठीक है। शकों के बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे कि क्या क्या शकों है, क्या शक आए कहां से थे। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि शक जो थे सीथियन, वो सीरिया की एक जाति थी, ठीक है। शक, इनको पुराणों में सीथियन कहा गया है अपने यहाँ, ठीक है। तो सीरिया की जनजाति हो गई है। अब वो वहां से आती है, मध्य एशिया में ईरान में आती है, ठीक है, वहां पे शासन करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो भारत की ओर आते हैं। जब वो भारत की ओर आते हैं तो 5 पार्ट में डिवाइड थे, ठीक है। कुछ अफगानिस्तान बस गए, कुछ तक्षशिला साइड चले गए। भारतीय क्षेत्र में आए तो एक तो तक्षशिला वाला और एक मथुरा वाला, ये रहे उत्तरी लोग, ठीक है, उत्तरी क्षत्रप। और पश्चिमी क्षत्रप रहे वो नासिक और कहां पे आए, उज्जैन साइड, ठीक है, उज्जैन और गुजरात साइड, ये इनके रहे। ये फिर डिवाइड हो गए किसमें, जो कहे तो जैसे क्षयरात वंश हो गया, कार्दमक वंश हो गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। क्षयरात वंश में अपन नहपान के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अपन देखते हैं। तो इधर शक या सीथियंस, सीथियंस शायद स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप लोग सुधार लेना जहां भी लगे आपको शक समझ में आ रहा है, ठीक है। इसमें अपन देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट तो ये सीरिया की जनजाति थी, जो कि बाद में आई कहां पे, मध्य एशिया में ईरान के आसपास आ जाती है, वहां पे शासन करती है। जो अपन ने जो यवन क्षेत्र देखा था, जो बीच में यवन क्षेत्र था जिसमें सेल्यूकस निकेटर का शासन था, उसके बाद ये लोग आते हैं इधर, ठीक है। अब और क्या रहता है इसमें, ये 5 शाखाओं में विभाजित रहते हैं, ठीक है। 5 शाखाएं कौन कौन सी, एक तो अफगानिस्तान, ठीक है, पंजाब, वेस्ट इंडिया मतलब पश्चिमी भारत, मथुरा और ऊपरी दक्कन या अपर डेक्कन, ठीक है, अपर डेक्कन। अब इसमें थोड़ा सा देखते हैं अपन कि मथुरा तो समझ में आ रहा है, अपर डेक्कन मतलब नासिक वाला एरिया, ठीक है, पश्चिमी भारत मतलब गुजरात वाला एरिया, ठीक है, पंजाब पता ही है अपन को, अफगानिस्तान अपन को पता ही है। अब जब भारतीय क्षेत्र में देखते हैं अपन, तो भारतीय क्षेत्र में एक तो उत्तरी और एक पश्चिमी, ये 2 एरिया माने जाते हैं इनके। उत्तरी में आता है तक्षशिला और मथुरा, ये 2 भागों में शासन करते हैं। और पश्चिमी में आता है गुजरात और उज्जैन, ठीक है, गुजरात और उज्जैन वाला क्षेत्र, इन भागों में शासन करते हैं। अब जब अपन इसमें बात करते हैं, ये खुद को छत्र प्रणाली में बांटते थे। छत्र प्रणाली क्या होता है, छत्र प्रणाली वो होती है कि भाई एक अलग कबीला होता है, कबीले के हिसाब से बांटते हैं, ठीक है। तो छत्रप एक हिसाब से जो कबीला प्रथा थी उस हिसाब से बंटा, ठीक है। तो छत्रपों के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसको 2 छत्रपों में डिवाइड करेंगे, ठीक है। अपन ये आई होप लिख लेना आप लोग अपने हिसाब से, ये समझा दिया है मैंने, जगह उतनी है तो उस हिसाब से काम करना पड़ता है, ठीक है। इसमें जब छत्रप में अपन देखते हैं तो एक तो क्षयरात वंश आता है, क्षयरात, और दूसरा आता है कार्दमक, ठीक है। क्षयरात वंश का संस्थापक कौन था, क्षयरात वंश का संस्थापक रहता है भूमक। क्षयरात वंश का संस्थापक रहता है भूमक, और इसका शासक रहता है, प्रमुख शासक कौन, प्रमुख शासक नहपान। ये वही नहपान है जिसके बारे में अपन ने इतने समय से पढ़ रहे हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इसको पराजित किया था और जोगलथम्पी से इसके सिक्के मिले थे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसमें अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। अब इसकी संस्थापक रहता है, इसका संस्थापक कौन रहता है, इसका संस्थापक रहता है चेस्टर, ठीक है। और इसका प्रमुख शासक रहता है रुद्रदामन। ये बेसिक सी जानकारी हमें इसमें मिलती है। अब हमें रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख के बारे में पढ़ना है, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो ये इसको हम इधर कर देते हैं, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख।
जूनागढ़ अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है कि इसने जो सुदर्शन झील थी उसकी मरम्मत करवाई थी। सुदर्शन झील मतलब कौन सी, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई, फिर उसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, अशोक ने करवाया। पहले पुष्यगुप्त वैश्य आए, ठीक है, चंद्रगुप्त के समय, उसके बाद अशोक के समय तुषास्प आए। अब जूनागढ़ अभिलेख इसने लिखवाया कि जो सुदर्शन झील थी उसका पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार। सुदर्शन झील सिंचाई के लिए बनवाई गई थी, ये सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, ठीक है। इसको किसने लिखवाया या किसने सही करवाई, सुविशाख ने, ठीक है, सुविशाख के द्वारा सही करवाई गई जूनागढ़ जो सुदर्शन झील थी, ठीक है। अब ये तो हो गया जो जनहित का कार्य। इसमें बताया गया जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन ने कि किसको, जो पुलमावी था या पुलमावी को 2 बार हराया, पुलमावी 2 बार पराजित, ठीक है। ये पुलमावी इसका दामाद था रुद्रदामन का, लेकिन इसलिए इसको मारा नहीं गया, ठीक है, 2 बार पराजित किया था, ठीक है। इसके बारे में लिखता है जूनागढ़ अभिलेख है ये चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गद्य और पद्य ये दोनों, इसको महाभारत शैली भी कहा जाता है या चंपू शैली, ठीक है। इसके बारे में हमें पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये संस्कृत में लिखा गया पहला लेख था, संस्कृत का पहला लेख, ठीक है। किसने लिखवाया, रुद्रदामन ने अपने जूनागढ़ अभिलेख में। ये बेसिक सी जानकारी मिलती है हमें किसके, जूनागढ़ अभिलेख से, जो कि रुद्रदामन का मिलता है। सुविशाख ने करवाया था इसका जीर्णोद्धार, ठीक है, सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार हुआ है, इसी में लिखा है। ये चंपू शैली में लिखा गया है, पुलमावी को 2 बार हराया है, ठीक है, लेकिन मारा नहीं है। क्यों, क्योंकि निकट संबंधी था। संस्कृत में लिखा गया पहला अभिलेख है ये रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख मिलता है हमें। अब इसके साथ ही हमें शक वंश खत्म करना है। शक वंश को खत्म कैसे किया जाए, शक वंश का जो अंतिम शासक रहता है वो रुद्र सिंह तृतीय मिलता है। रुद्र सिंह तृतीय मिलता है, जिसको हटाता है कौन, जो उज्जैन का या मालवा का शासक रहता है विक्रमादित्य, ये हटाता है और विक्रम संवत की शुरुआत करता है, ठीक है। शकों का अंतिम शासक रहता है रुद्र सिंह तृतीय, इसको लिख लेते हैं अपन। अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय, रुद्र सिंह तृतीय रहता है, इसको हटाता है कौन, विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, और उज्जैन का शासक रहता है, मालवा या उज्जैन दोनों एक ही जगह है, उज्जैन का शासक रहता है। अब क्या करता है ये, रुद्र सिंह तृतीय को हटाता है विक्रमादित्य और विक्रम संवत शुरू करता है, विक्रम संवत, ठीक है। कब शुरू करता है, 57 BC। ऐसा माना जाता है कि इसी के माध्यम से विक्रम संवत शुरू किया गया। उसके बाद विक्रमादित्य की उपाधियां ली जाने लगी और 14 उपाधियां ली गई। अभी तक 14 शासकों ने इसकी उपाधियां ली, जिसमें से सबसे फेमस था वो था गुप्त काल का चंद्रगुप्त, ठीक है, गुप्त चंद्रगुप्त था, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय था जो, उसने उपाधि ली थी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से, ये सबसे फेमस उपाधि मानी जाती है। 14वीं उपाधि ली थी जो हेमचंद्र विक्रमादित्य थे, हेमू, जिनका अकबर से दूसरा युद्ध हुआ था पानीपत का, ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य, वो उपाधि लेते हैं 14वीं। तो ये अपन ने पढ़ा शकवंश के बारे में, किस तरीके से शकवंश खत्म हुआ, ठीक है। इसको विक्रम संवत माना जाता है 57 BC को, और शक संवत शुरू होता है कनिष्क के समय से, ठीक है। तो ये सारी जानकारी रही हिंद यवन के बारे में। उसके बाद अपन शक पढ़े। अब हम आगे पल्लव और कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। पल्लव और कुषाण के साथ ही जो विदेशी शासक हैं, विदेशी राजवंश है, वो समाप्त हो जाएंगे। तो कल भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगली क्लास में। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका निराकरण करूंगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।